Hello everyone, this is Atul Singh Bundela and you are watching Binner Institute Nagpur branch. Am I right? Okay sir. चलिए, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और पार्ट है कंजंक्शन का। कंजंक्शन के 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम कुछ और कंजंक्शन जो बचे थे उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस क्लास में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कंजंक्शन का रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको डिस्कस करेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि कंजंक्शन और कुछ ये जो आज हम वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं उन वर्ड्स में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो सिमिलर हैं। मतलब कंजंक्शन का एक बेसिक एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों? बेसिक एट्रीब्यूट होता है टू कनेक्ट्स मोर देन टू और टू पार्ट्स, राइट? या तो 2 पार्ट्स कनेक्ट करने या 2 से ज्यादा पार्ट्स कनेक्ट करने, राइट? ये एक बेसिक एट्रीब्यूट होता है कंजंक्शन का। और अगर यही एट्रीब्यूट किसी और वर्ड में भी है तो उसको भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन, जैसे कि कुछ कंजंक्टिव एडवर्ब भी यही काम कर देते हैं। तो आज की क्लास में कुछ और वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जरा आपके सामने है, जैसे कि आपके सामने एक वर्ड ये रहा, जैसे कि दोस्तों ये रहा। हम डिस्कस करेंगे बोथ एंड को, नॉट ओनली बट ऑल्सो को, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है टिल, है ना? अंटिल ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद एक वर्ड लेस्ट, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एज सून एज, और जब इसको डिस्कस करेंगे तो एक और वर्ड डिस्कस किया जाएगा एज वेल एज। दोनों ही एक जैसे दिखने में लगते हैं, बट दोनों की ग्रामेटिकल क्लास कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चलो एक मिनट, इसको थोड़ा सा, जी, ये हो गए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, जैसे कि एक वर्ड रह गया होगा पिछली क्लास में शायद, नो सूनर डॉट 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 देन, ठीक है। और एक वर्ड है व्हेन, एक वर्ड है देन, एक वर्ड है वेयर। ये सारे वर्ड्स आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों। हालांकि मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये सारे वर्ड्स कंजंक्शन नहीं है। इनमें से कुछ वर्ड्स कंजंक्शन है, लेकिन इन वर्ड्स में एक खास बात है कि जो कंजंक्शन का एक बेसिक एट्रीब्यूट होता है ना, वो एट्रीब्यूट इन सारे वर्ड्स में भी आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए हम इन वर्ड्स को आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, हमारा बोथ और एंड से स्टार्ट कर देते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से डिस्कस कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये वर्ड हमने यूज किया ना बोथ, और यहाँ पर यूज किया है एंड, यहाँ नॉट ओनली यूज किया है, यहाँ बट ऑल्सो यूज किया है। तो अगर हम बात करें, हालांकि बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये भी कंजंक्शन में ही काउंट किए जाते हैं, हालांकि ये कंजंक्शन है नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे समझो इसको, जैसे हमने लिखा हुआ है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसकी बात कर लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ये इसमें कंजंक्शन क्यों नहीं है, हम क्यों इसको कंजंक्शन नहीं मान रहे हैं। मैं बताता हूं दोस्तों, इसके 2 रीजन है मेजर। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि अगर इसको हम कंजंक्शन मान लेंगे ना, तो फिर ये 2 कंजंक्शन बनेंगे, एक हो जाएगा नॉट ओनली, एक हो जाएगा बट ऑल्सो, राइट? अगर ये 2 कंजंक्शन हो जाएंगे तो 2 कंजंक्शन का यूज जब भी हम एक सेंटेंस में करेंगे तो ये 3 पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कंजंक्शन करता क्या है कि एक कंजंक्शन एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स को कनेक्ट करता है। उसी तरह से अगर 2 कंजंक्शन यूज करोगे तो 3 पार्ट्स कनेक्ट होंगे। अब एक सेंटेंस में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके देख लेते हैं, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंजंक्शन क्यों नहीं है, और बुक्स में इसको कंजंक्शन बताया है, और उसका रीजन क्या है वो भी बता दूंगा आपको। देखिए, एक सेंटेंस समझते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, शी इज, शी इज नॉट ओनली एंड, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ऐसे लिखो, बट ऑल्सो अ ब्रेव गर्ल। एक हमने एक जनरल सा सेंटेंस लिख लिया, और एक सेंटेंस हमने और लिखा, एक सेंटेंस हमने और लिखा कि दे आर
not only working well, but also but also attending meetings. चलो फुल स्टॉप, इतने दिन दो। चलो इन्हीं दो सेंटेंस से हम समझ लेते हैं कि ये कंजंक्शन होंगे या नहीं होंगे। चलिए आइए समझते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लेगा, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो अ ब्रेव गर्ल। अब जैसे दोस्तों हम इनको कंजंक्शन मान लेते हैं, ये एक इसको भी कंजंक्शन मान लेते हैं और इसको भी कंजंक्शन मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों को कंजंक्शन मानेंगे ना तो पता क्या होगा, फिर ये होगा कि दोस्तों ये दो कंजंक्शन हो जाएंगे तो पार्ट्स हो जाएंगे 3। अब हमें ये भी पता है कि ये जो कंजंक्शन है ना आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक खास बात होती है कि ये 3 पार्ट्स जब भी या 2 पार्ट जब भी कनेक्ट करते हैं ना, तो कनेक्टेड जो पार्ट्स कनेक्ट किए गए ना, उन पार्ट्स के ग्रामेटिकल क्लास सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर अब जैसे इंटेलिजेंट वर्ड यूज हुआ है, एक एडजेक्टिव है। चलो भाई समझ में आता है। यहाँ पर भी एक वर्ड यूज हुआ है ब्रेव गर्ल, इसमें से जो ब्रेव वर्ड है ना ये एडजेक्टिव है और गर्ल आपको पता है नाउन है। चलो ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ एक इंटेलिजेंट वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव, मतलब इंटेलिजेंट और ब्रेव दोनों ही एडजेक्टिव है दोनों साइड। चलो भाई यहाँ तो सिमिलरिटी दिख रही है आपको। अब इस वाले पार्ट में देखो लिखा है शी इज। अब वो प्रोनाउन है, वो वर्ब है। तो अगर हम इसको कंजंक्शन मान रहे हैं, अगर कंजंक्शन मान रहे हैं तो फिर हमें ये तो पता चलेगा 3 पार्ट्स है। एक हो गया शी इज, एक है इंटेलिजेंट, एक है ब्रेव गर्ल। तो 3 पार्ट्स तो मान लिए। लेकिन भाई अगर वो 3 पार्ट्स को आप कंजंक्शन से कनेक्टेड पार्ट मान रहे हो ना, तो तीनों की ग्रामेटिकल क्लास सिमिलर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो वहां पर भी एडजेक्टिव होना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंजंक्शन सिर्फ यहाँ पर वर्ड है, ओनली वर्ड, सिर्फ ये कंजंक्शन है। और अगर ये कंजंक्शन है तो ये क्या कर रहा है, अपने एक साइड इंटेलिजेंट वर्ड को कनेक्ट कर रखा है, अपने दूसरी साइड ब्रेव को कनेक्ट कर रखा है। अब आप कहोगे अगर ये अगर वर्ड शब्द ही कंजंक्शन है तो फिर नॉट ओनली क्या हो गया और ऑल्सो क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो नॉट ओनली वर्ड यूज हुआ है ना, ये एक एडवर्ब फ्रेज की तरह रोल प्ले कर रहा है। ये बन गया एक एडवर्ब। ठीक है। अगर एडवर्ब है तो ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, ये इसको क्वालिफाई करने के लिए यूज हुआ है। ऑल्सो भी एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का रोल प्ले कर देता है। तो ये जो ऑल्सो वर्ड यूज हुआ है ना, ये ब्रेव को क्वालिफाई करने के लिए यूज हुआ है। तो ये दोनों वर्ड्स आपके कंजंक्शन नहीं है, बल्कि वहां पर बट, सिर्फ बट एक ऐसा वर्ड है जो कंजंक्शन है और वो दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। अगर हम वहां से बट को हटा देंगे ना, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन कंजंक्शन वही है। बात समझ में आई ना? तो उसको ये इस तरह से मत मान लिया करो। इसी को नाम दे देते हैं बुक्स में कोरिलेटिव कंजंक्शन। अरे भाई कंजंक्शन बोल के 2 ही टाइप होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग होता है, एक सब ऑर्डिनेटिंग होता है। ये तीसरा कंजंक्शन सिर्फ इंडियंस के द्वारा बनाया गया है, ये किसी आपको ऑथेंटिक बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है। चलो सेकंड सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। दे आर नॉट ओनली वर्किंग वेल बट ऑल्सो अटेंडिंग मीटिंग्स। अब इस सेंटेंस में देखोगे ना तो देखो, इस बट के पहले एक वर्ड यूज हुआ है वर्किंग। ठीक है। और यहाँ पर जो बट है इसके बाद एक यूज हुआ है अटेंडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बट है ना, ये दो अलग अलग एक्शन को कनेक्ट कर रहा है। एक है वर्किंग, दूसरा है अटेंडिंग, दो एक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए यूज हुआ है। तो वर्ड कंजंक्शन है, नॉट ओनली एडवर्ब फ्रेज है, ऑल्सो भी यहाँ पर एडवर्ब का ही रोल प्ले कर रहा है, जो कि अटेंडिंग वर्ड को डिफाइन करेगा। बात समझ में आई ना? तो दोस्तों यहाँ पर मेन कंजंक्शन सिर्फ बट है। कंजंक्शन एक ओनली है, क्या है वो? बट, नॉट ओनली नहीं है। ठीक है। इसी तरह से ये चीजें आपको दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आपसे अब ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। ओनली तो किसी भी सेंटेंस में आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा यूज होते हुए। क्या वो कंजंक्शन है? नहीं है। देखे जरा एक सेंटेंस से। जैसे हम एक सेंटेंस आपके सामने करके दिखाता हूं। हमने कहा आई हैव लेफ्ट ओनली 2,000 रुपीज, ये लिखा। अब इस सेंटेंस में
अब आप देखोगे तो आई हैव लेफ्ट ओनली 2000 रुपीज। तो ये जो ओनली वर्ड यूज हुआ है ना, ये इस अमाउंट को डिफाइन करने के लिए यूज हुआ है, आई हैव लेफ्ट। तो इसका मतलब ये कंजंक्शन नहीं। अब आप बोलो कंजंक्शन क्यों नहीं, कंजंक्शन इसलिए नहीं, अगर इसको कंजंक्शन मान लेते तो ये वाला पार्ट तो चलो इसमें तो एक क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया आपको, ये तो क्लॉज हो गया। तो भाई इसके बाद अगर ये कंजंक्शन होगा ना तो दोनों साइड क्लॉज कनेक्ट करेगा, तो इस साइड तो क्लॉज है ही नहीं। या तो 2000 रुपीज लिखा हुआ है जो कि एक नाउन फ्रेज है, अगर उस तरफ क्लॉज है तो इस तरफ भी क्लॉज चाहिए था ना। इसका मतलब क्लॉज नहीं है, नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये कंजंक्शन भी नहीं है। फिर क्या होगा, ये यहाँ पर देखो या तो एडवर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है। अब चूंकि ये नाउन फ्रेज है, अगर ये नाउन फ्रेज है तो नाउन और नाउन फ्रेज को डिफाइन करने के लिए वर्ड कौन सा रोल प्ले करने लगेगा, यही वर्ड अब एडजेक्टिव बन गया। ये ओनली यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। अगर यहीं पर कोई वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव होता तो फिर ये यहाँ पर आपका एडवर्ब बन जाता। ठीक है, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, है ना, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया। इन वर्ड्स में बट और नॉर ये कंजंक्शन होते हैं, बाकी वर्ड कंजंक्शन नहीं होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब ये बात तो आप समझिए होंगे, क्लियर, इजी सा कॉन्सेप्ट था। और ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है ना, ये बिल्कुल उसी तरह से यूज होता है दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने आइदर और नाइदर नॉर के यूज सीखे थे, बिल्कुल उसी तरह से यूज होता है। यानी कि इनकी दोनों साइड ग्रामेटिकल जो वर्ड्स की क्लास है ना, वो सिमिलर होनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप। चलो आगे देखिए जरा, बोथ और एंड। अब इस बोथ और एंड में बोथ क्या कंजंक्शन है, नहीं दोस्तों, ये एक डिटर्मिनर होता है जो किसी नाउन के पहले लिखा जाता है। बोथ एंड में सिर्फ एंड कंजंक्शन होता है, और बोथ हमारा एक डिटर्मिनर होता है जो किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करते हैं वो बता देता हूँ, पेपर में कैसे एरर क्रिएट किए जाएंगे वो भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, आई हैव इनवाइटेड बोथ both the coach as well as द प्लेयर्स। अब देखो दोस्तों, ये मैं आपको ये सेंटेंस में जानबूझ के पढ़ाना चाहता था आपको, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही अच्छा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट काम करता है जो आपको पता होना चाहिए। देखो, कॉन्टेक्चुअली ये सेंटेंस सेम है, मतलब एक सेंटेंस और लिख के दिखाता हूं, तो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली उस सेंटेंस के सिमिलर होगा, बट ग्रामेटिकली वहां पर एक डिफरेंस होगा, और उस डिफरेंस को अगर आपको पता चलेगा तभी आप इसको ठीक कर पाओगे, अदरवाइज आपको दोनों ही सही सेंटेंस लगेंगे। यानी कि यही सेंटेंस हम लिख देते हैं दोबारा से आपके सामने, और एक छोटा सा चेंज हम लेके आएंगे इसमें। ये देखिए, दो सेंटेंस हो गए आपके सामने। अब देखो, और यहां पर हम चेंज कर देते हैं, एज वेल एज को रिप्लेस कर देते हैं। अरे भाई हट जा, क्या है, यहां लिख देते हैं एंड। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये दोनों सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, और दोनों सेंटेंस को आप कॉन्टेक्चुअली पढ़ेंगे ना, तो बोथ द सेंटेंस कन्वे सिमिलर मीनिंग। ठीक है, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, बट वहां पर एक कुछ ग्रामेटिकल वर्ड हमने डिफरेंट यूज किए हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इनको पढ़ें, फिर हम इसको आराम से डिटेल में डिस्कस करते हैं। चेक करिए जरा इसको। चलिए देखिए दोस्तों, सेंटेंस पढ़ते हैं। हमने लिखा है कि आई हैव इनवाइटेड बोथ द कोच एज वेल एज द प्लेयर्स, और एक में लिखा है आई हैव इनवाइटेड बोथ
द कोच एंड द प्लेयर्स। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में मीनिंग दोनों का सिमिलर है, एज वेल एज का और एंड का यहाँ पर मीनिंग यही है कि हम दोनों की बात करना चाह रहे हैं कि हमने कोच को भी बुलाया है, प्लेयर को भी बुलाया है, यहाँ पे भी वही मीनिंग दे रहे हैं, सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर सिमिलर है। लेकिन यहाँ पर एक सेंटेंस में एरर ये है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बोथ के साथ हम एंड यूज करते हैं, बोथ के साथ में एंड यूज करते हैं। उसकी वजह देखो क्या होती है। वजह ये होती है दोस्तों कि ये जो बोथ है ना, एक ऐसा डिटरमिनर होता है जो एक नाउन के लिए नहीं, इसका यूज हम जनरली टू ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, मतलब दो नाउन होने चाहिए कम से कम इसके साथ। ठीक है, बोथ का मतलब दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, टू पर्सन और थिंग्स यूज होते हैं बोथ के बाद। तो अगर हम बोथ यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि दो अलग अलग नाउन होने चाहिए और उन्हीं दो नाउन के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोच एक नाउन है और यहाँ पर प्लेयर्स एक नाउन है, इसी तरह से यहाँ पर भी प्लेयर्स नाउन है और कोच नाउन है। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो एज वेल एज यूज किया है और यहाँ जो एंड यूज किया है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो एंड है ना दोस्तों, ये कंजंक्शन होता है, और ये कंजंक्शन होता है कुमुलेटिव, कॉपुलेट करता है चीजों को, मतलब एक और एक जोड़ के दो कर देता है। ठीक है, जैसे कि एक कंजंक्शन होता है और एक कंजंक्शन होता है एंड। अब दोनों में डिफरेंस समझना। मैंने एक सेंटेंस लिखा सिंपल सा कि अमन और नमन इज आर इंजीनियर, समझना बात को। और दूसरा लिखा कि अमन एंड नमन। अब डिफरेंस समझो दोनों में। जब हमने इन दोनों सेंटेंसेस में कंजंक्शन के डिफरेंट फॉर्म यूज किए, एक है और एक है एंड। जब हमने और यूज किया तो और का मतलब होता है कि या तो हम अमन की बात कर रहे हैं या नमन की बात कर रहे हैं, मतलब हम ऑप्शनल बात कर रहे हैं, दो में से कोई एक हो सकता है, मतलब दोनों की बात नहीं हो रही है। तो ये कंजंक्शन क्या कर रहा है कि दो पार्ट को जोड़ने के बाद भी ये कह रहा है कि दो में से कोई एक पर्सन हो सकता है, दोनों की बात नहीं हो रही। लेकिन जो एंड है ना, ये कुमुलेटिव कंजंक्शन है जो दोनों पार्ट को कनेक्ट करके बोल रहा है, यानी कि अमन एक नमन एक मिलाकर हुआ दो। दो मतलब वर्ब लिखनी पड़ेगी प्लूरल, यहाँ पर दो में से किसी एक की बात हो रही, वर्ब लिखनी पड़ेगी सिंगुलर। बहुत बेसिक सी बात है, ये बेसिक बात इसलिए बता रहे ताकि आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिले प्रॉपर तरीके से। आप ध्यान रखना, कोई भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक अच्छा है ना, तो ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखना जरा, पता चल जाएगा आज आपको कि ये एज वेल एज लगा के तो देते हैं, वो गलत क्यों हो जाता है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। तो दोस्तों एंड एक कंजंक्शन है, अब ये तो एज वेल एज है ना, ये प्रीपोजिशन है दोस्तों। अब होता क्या है कि जो एज वेल एज प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन की एक हैबिट होती है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है कि इस वर्ड के बाद जो भी हम वर्ड्स लिखते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो भी हम वर्ड लिखते हैं ना, वो वर्ड प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, हमेशा ध्यान रखना। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ड्स लिखे जाते हैं वे वर्ड प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। यानी एक सिंपल सा सेंटेंस हमने लिखा कि दे, जैसे लिखा दे टॉक्ड टू ईच अदर, टॉक्ड टू हिम, ऐसे लिख देते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पर जो टू हमने यूज किया ना, ये टू, ये एक प्रीपोजिशन है, और टॉक हमने वर्ब यूज किया हुआ है। तो इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जो हिम है ना, ये हिम ऑब्जेक्ट, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रीपोजिशन ने ऑब्जेक्ट ले लिया, इस वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब नॉन ट्रांसिटिव हो गई। ठीक है, अब ये बात समझ गए आप लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड लिखते हैं ना, जैसे एज वेल एज के बाद द प्लेयर्स लिखा, तो ये जो द प्लेयर्स है ना, ये बोथ नाउन सॉरी बोथ डिटरमिनर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर पाएगा, बोथ डिटरमिनर के लिए ये नाउन का काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस नाउन पर कब्जा हो गया इस प्रीपोजिशन का, यानी इसने इसको बना लिया ऑब्जेक्ट। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इस बोथ डिटरमिनर के पास तो सिर्फ एक ही नाउन रह जाएगा, कोच। और मैंने पहले बताया था कि बोथ एक ऐसा डिटरमिनर होता है जिसके बाद कम से कम दो नाउन लिखने पड़ते हैं। अब यहाँ तो एक ही नाउन बचा, इसका मतलब सेंटेंस गलत हो गया। सही है गलत है, इस वजह से सेंटेंस गलत हो गया। अब ये सही इसलिए हो गया कि ये तो बोथ है ना,
इसको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, मतलब दो नाउन चाहिए अपने लिए। तो एक नाउन हो गया कोच, अगर ये बोथ के लिए यूज हुआ है, मतलब ये जो कोच है ये इस बोथ के लिए यूज हुआ है एज अ नाउन, तो हम जानते हैं कि एंड के दोनों साइड जो नाउन हो प्रोनाउन हो वो सेम टाइप का रोल प्ले करते हैं। अगर एंड के इस तरफ अगर ये नाउन बोथ के लिए यूज हुआ है ना, तो एंड के इस तरफ ये वाला नाउन भी इस बोथ के लिए ही यूज हुआ है। तो इस बोथ के लिए यहाँ पर दोनों नाउन आपको मिल गए, और दोनों नाउन मिल गए इसका मतलब बैलेंस हो गया, तो ये सेंटेंस सही हो गया। वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि वहां पर बोथ के पास सिर्फ एक ही नाउन बचा, द कोच। द प्लेयर्स जो है ना वो एज वेल एज के पास चला गया एज अ प्रीपोजिशन, तो इसी वजह से वो गलत हो गया। अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये सेंटेंस गलत क्यों है और ये सही क्यों है। ये है इसका कॉन्सेप्चुअल आंसर, तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा। ठीक है, तो जब हम एंड लिखते हैं ना तो वो 1+1 जोड़ता है 2 कर देता है, जैसे कॉपुलेट कहते हैं, कॉपुलेटिव कंजंक्शन, कुमुलेटिव कंजंक्शन। और जब हम और लगाते हैं, नॉर लगाते हैं, तो उसका मतलब होता है दो में से किसी एक की बात हो रही होगी। नॉर लगाते दोनों में से किसी की बात नहीं हो रही है, और लगाते हैं तो दो में से किसी एक की बात हो रही है, इधर अमन और अनमन। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि बोथ के बाद हमेशा एंड ही लगाया जाता है। रीजन आपके सामने क्लियर है। एज वेल एज कभी भी लगा के देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ और एंड क्लियर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए दोस्तों, कॉमेंट करके फटाफट से। आर द स्टूडेंट वॉचिंग लाइव? देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं बच्चे? आंसर करिए दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो दोस्तों पूछ लेना, आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कि एक बार आप कंजंक्शन पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए आप। इन जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे ना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद कल हम एक काम करेंगे, कंजंक्शन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा विथ विथ क्वेश्चंस, राइट? आ जाइए। तो ये भी आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, है ना? तो यहाँ पर बोथ और एंड हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। अच्छा, टिल को थोड़ी देर से पढ़ाते हैं, पहले आपको एज सून एज और एज वेल एज भी समझा देता हूँ, और लेस्ट का यूज समझा देता हूँ। नो सूनर देन, आई थिंक ये डिस्कस कल की क्लास में हो गया था मेरे ख्याल से। नो सूनर देन हो चुका है। तो आ जाइए, पहले लेस्ट का यूज समझ लेते हैं क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, ये कंजंक्शन है लेस्ट, इसका मतलब समझो। मतलब लेस्ट का मीनिंग आप ऐसे मान लीजिए कि इसका मीनिंग अदरवाइज होता है एक तो, और इसका मीनिंग होता है और एल्स। ठीक है, और लेस्ट का यूज हम तभी करते हैं जब हमें करना हो टू एक्सप्रेस माइल्ड वार्निंग, टू शो माइल्ड वार्निंग। माइल्ड वार्निंग है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं इसका। अब माइल्ड वार्निंग क्या हो गया बताता हूँ। मतलब ऐसी वार्निंग जिसके वजह से आपको हार्म तो होगा, लेकिन उस हार्म की उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी नहीं। सपोज मैंने आपको बोला कि रास्ता कैसा है, मान लीजिए मैंने बोला रोड रोड जो है ना मतलब फिसलन से भरी हुई रोड है, स्लिपरी रोड है। तो हमने कहा केयरफुली चलिए भाई, अदरवाइज फिसल जाओगे आप। तो ये जो आपको वार्निंग दी जा रही है, ऐसी वार्निंग तो है नहीं कि जिससे अगर आप फिसल गए तो आदमी की डेथ हो जाए, ऐसा तो नहीं है। फिसलने से ये हो जाएगा कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, थोड़ा हाथ पैर शायद छिल भी सकते हैं हल्का फुल्का, है ना? तो ये एक ऐसी वार्निंग होती है जिसी को बोलते हैं माइल्ड वार्निंग। तो लेस्ट का यूज हम करते हैं टू शो माइल्ड वार्निंग इन अ सेंटेंस। मीनिंग क्या कन्वे करता है? अदरवाइज और एल्स का। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अन्यथा, कहीं ऐसा ना हो, है ना? ये मीनिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो
मैं आपको बताता हूँ कि मेनली किस तरह के सेंटेंस इसके साथ कनेक्ट किए जाते हैं, और इसके साथ एक वर्ड यूज किया जाता है लेस्ट के साथ शुड। अब वो क्यों यूज किया जाता है उसको मैं आज आपको समझा देता हूँ, ताकि इस टाइप के सेंटेंस आप कभी गलत ना करो। दोस्तों ये समझने के लिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, मैं चाहता हूं कि आप उसको आंसर करें, सभी दोस्त आंसर करें। दोस्तों एक सेंटेंस लिखा हमने, माय फादर wants that she runs fast। ये सेंटेंस मैंने लिखा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि सेंटेंस में क्या कोई एरर है। अगर एरर है तो आप दोस्तों आंसर करिए उसी पर्टिकुलर वर्ड को लेकर, कि यहाँ पर क्या आपको एरर नजर आ रहा है, मतलब क्या गलत हो सकता है। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के बताइए। सेंटेंस लिखा है कि माय फादर, फादर्स कर दिया, कि ओ इसको सुधार देना भाई, ये एरर नहीं है, इट्स अ ब्लेंडर। ये लिखना, माय फादर वांट्स दैट शी रन्स फास्ट। मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस को पढ़ के आप ये बताओ कि इस सेंटेंस में क्या कुछ एरर है या सही है। इज देयर एनी एरर इन दिस सेंटेंस? आर द स्टूडेंट रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चन? क्या एरर बता रहे हैं? कुछ नहीं। एक बार ट्राई करो दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो आपको क्या लग रहा है, कुछ एरर नजर आ रहा है क्या सेंटेंस में, या सही लिखा हुआ है? अगर सही लिखा हुआ है तो करेक्ट लिख दीजिए कि हाँ करेक्ट है, ऑल करेक्ट। माय फादर वांट्स दैट शी रन्स फास्ट, या कहीं गलती है? ऐसा बोल रहे हैं, वेरी गुड। किस बच्चे ने बोला है ऐसा? रितिका, वेरी गुड। रॉन्ग है, वेरी गुड। चलिए अब एक चीज और देखो, अर्चना और बाकी जो बच्चे हैं सभी लोगों के लिए एक चीज और देखो। आप अगर एक सेंटेंस में ऐसे लिख देता कि शी रन्स फास्ट, अब मुझे बताओ क्या ये सही है? ये वाला पूछना जरा, शी रन्स फास्ट, शी रन्स फास्ट, क्या ये सेंटेंस सही है दोस्तों? ये बी है और ये ए है। इसको भी देख लो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन बी में लिखा है शी रन्स फास्ट, मैं जानना चाहता हूं कि ये सही है गलत है। आंसर कर रहे हैं क्या इसको? करेक्ट बता रहे हैं? चलिए ठीक है दोस्तों, अब जरा सोचिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आप ध्यान से देखोगे, आप दोनों सेंटेंस को देखोगे ना। अच्छा इसमें भी ये बोल रहे हैं? अच्छा, किसी बच्चे ने करेक्ट बोला इसको? प्रथम भाई ने बोला, चलिए। तो दोस्तों एक बार समझ लीजिए, जिन्होंने करेक्ट बोला है बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझिए। अगर दोनों सेंटेंस को देखोगे ना, ये तो दैट लिखा ना, दैट ये कंजंक्शन है दोस्तों, जानते होंगे क्योंकि अभी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। दैट एक कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक क्लॉज यहां से लेकर यहां तक हो गया और दूसरा क्लॉज यहां से लेकर यहां तक हो गया। और यहां भी इस पार्ट में देखोगे तो कोई कंजंक्शन नहीं, तो एक सिंपल एक ही सेंटेंस यूज हुआ है, शी रन्स फास्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, बात तो सही है दोस्तों कि ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आखिर डिफरेंस क्या है। क्योंकि ध्यान से देखेंगे ना तो इस कंजंक्शन के बाद वाले पार्ट में तो ये दोनों सिमिलर तरीके से लिखे गए हैं, कि सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, और हमारा एक एडवर्ब यूज हुआ है। यहाँ पर भी वैसे ही है। तो आखिर यहाँ पर ये वाला गलत हो, ये सही क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ग्रामर की क्लास जब चलेगी ना, तो 10th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक टॉपिक आता है मॉडल्स। मॉडल्स के कंप्लीट होने के बाद एक टॉपिक आता है कंडीशनल, और कंडीशनल के कंप्लीशन के बाद आपको एक टॉपिक पढ़ा जाएगा मूड्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उस टॉपिक का ही एक क्वेश्चन है। लेकिन हमें इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अगर ये सीख जाओगे ना, तो उस क्वेश्चन का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास होगी। मतलब बुक्स में तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सीधा, कि लेस्ट में लिखा तो शुड लगा देना। बट मैं आज आपको उसके पीछे का लॉजिक समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं,
ताकि आप लॉजिकली उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए किसी के सामने। तो ये मूड्स चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर काम कर रहा है, और उसी से हम उसको समझेंगे। देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है कि जब हम लिख रहे हैं ना कि शी रन्स फास्ट, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई एक फैक्ट है। सेंटेंस नंबर 2 में जो हमने लिखा है ना शी रन्स फास्ट, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम किसी फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, कोई पर्सन है और उसकी हैबिट है या उसके अंदर ये एबिलिटी है कि शी रन्स फास्ट, वो हमेशा तेज दौड़ती है, तो ये फैक्ट हो गया। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि माय फादर बॉन्ड्स दैट शी रन्स फास्ट। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो हमेशा तेज दौड़ती है, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। ऐसा हम कह रहे हैं कि मेरे मेरे पिताजी ऐसा चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि ये ऐसा काम करे। तो जरा सोच के देखो, अगर वो चाहते कि ऐसा हो, तो इसका मतलब ऐसा होता नहीं होगा, तभी तो चाहते हैं ना। सही है गलत है? अगर कोई पर्सन है, अगर आपसे कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप सच बोले, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद आप सच नहीं बोलते होंगे, तभी तो ये बोला जा रहा है। अगर आप सच बोलते होते तो आपसे ऐसा क्यों बोला जाएगा? सही है गलत है? तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब तो फैक्ट है। फैक्ट का मतलब ये तो हमेशा ऐसा होता है। अगर हमेशा ऐसा होता होता तो दोस्तों फिर ये यहाँ पर हम ऐसा लिख ही नहीं पाते कि माय फादर बॉन्ड्स। अगर हम लिख रहे हैं कि माय फादर बॉन्ड्स, इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर होती नहीं है, बट माय फादर बॉन्ड दिस एक्शन टू बी हैपन। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिविटी होती नहीं है, ऐसा हम चाहते हैं। अगर हम ऐसा चाहते हैं ना, तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है दोस्तों, एक तरीका तो ये है कि हम एक काम करें, इस रन में से एस हटा के सिर्फ रन लिख दें। एक तरीका तो ये कि हम रन लिख दें अकेला रन, या फिर एक तरीका ये है कि हम शुड रन लिख दें। तो ये दोनों ही सेंटेंस सही हो जाएंगे। जैसे हम शुड रन लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम चाहते कि ऐसा हो, यू शुड डू इट। जब हम ये बोलते हैं ना कि यू शुड कम टू द कोचिंग रेगुलरली, अगर हम ये बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस पर्सन से कह रहे हैं तुम्हें रेगुलर आना चाहिए। इसका मतलब आते नहीं हो आप। सही है गलत है? तो अगर ये फैक्ट होता तब तो हम इसको ऐसे लिख लेते, लेकिन अगर ये फैक्ट होता ना तो हम इसके पहले वाला ये वाला पार्ट लिख नहीं पाते कभी। अगर ये लिखा है, इसका मतलब ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं है तो हम इसको लिखेंगे शुड के साथ, ताकि ऐसा काम हो। और अगर हम वर्ब की बेस फॉर्म लिख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब वर्ब की बेस फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब भी यही होता है कि हम ऐसा चाहते हैं कि ये चीज हो जाए। बात समझ रहे हो? आप लोगों ने देखा होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है, आपको याद है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है। तो वर्ब की बेस फॉर्म इसलिए यूज की जाती है क्योंकि वो जो एक्टिविटी है ना, उस टाइम के बाद होगी, उससे पहले नहीं होती थी। मैंने लगा कि क्लोज द डोर, इसका मतलब ये है कि अब इस पॉइंट तक, जब ये बोला गया था, उस पॉइंट तक डोर क्लोज नहीं था। सही है गलत है? इसका मतलब आगे होगा। सही है ना? तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म यूज की जाती है। अगर हम यहाँ लिख देते क्लोजेस द डोर, इसका मतलब फैक्ट है कि कोई पर्सन है रोज दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ बेस फॉर्म लिखा है। तो जब हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये एक्शन आगे चल के हो। मेरी बात समझ में आई क्या? तो जब भी वर्ब की बेस फॉर्म, या तो आप वर्ब की बेस फॉर्म लिख लो, या आप मॉडल वर्ब शुड के साथ ही लिख लो, तो दोनों तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर ये बात आप समझ गए तो अब यही कॉन्सेप्ट वहां पे लगता है। हमने कहा वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। तो दोस्तों ये सेंटेंस सही हो गया। अब देखो जरा क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा ना कि लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, तो ये फैक्ट नहीं है, ये कोई फैक्ट थोड़ी है। फैक्ट होता तो हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते। हम यहाँ शुड लगा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई केयरफुली चलो, आराम से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। इसका मतलब गिरना कोई फैक्ट नहीं कि तुम गिरते ही रहते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये एक्टिविटी कॉज हो सकती है इसकी वजह से, अगर आप प्रॉपर नहीं चले तो अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तब तो ये सही हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ना, देखो ऐसे, एक सेंटेंस और लिख के दिखा देता हूं मैं यहाँ पर। ही शुड स्टडी वेल, ही शुड स्टडी वेल लेस्ट
lest he fails the एग्जाम। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये ऐसे मत लिखा करो, ये बच्चे लिखते हैं इस टाइप से, मैं बता देता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। एक सेंटेंस देखना, हमने लिखा ही फेल्ड इन द एग्जाम। ये गलत है दोस्तों, ये सेंटेंस सही नहीं है। बोलने में यही सही लगेगा, ही फेल्ड इन द एग्जाम, ही पास्ड इन द एग्जाम। ये गलत है बोलने, मतलब बोलने में तो ठीक है, लिखने में गलत है। क्योंकि देखो हम ये ऐसे सही क्यों मान लेते हैं इसको, क्योंकि हम ट्रांसलेशन मेथड का यूज करते हैं। ट्रांसलेशन मेथड क्या कहता है कि वो पेपर में फेल हो गया, तो वो मतलब ही लिख दिया, है ना। पेपर मतलब एग्जाम हो गया, मैं मतलब एन हो गया, फेल्ड मतलब फेल हो गया, मतलब फेल्ड लो। सही लग रहा है बोलने में? नहीं भाई, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ये जो फेल वर्ब है ना, पास वर्ब है, पास और फेल ये दोनों की दोनों ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर दोनों ट्रांसिटिव वर्ब है ना, इसका मतलब है कि दे नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। तो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन लगा दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी लिखोगे ना, वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस वर्ब के पास तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सिर पे हटा देंगे, दे फेल्ड द एग्जाम, सही है। जैसे हमने कहा हम पर दुश्मन ने अटैक कर दिया, तो क्या लिखा जाएगा, द एनिमी अटैक्ड ऑन अस। ये गलत है, ऑन अस नहीं होगा, क्योंकि हम कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट करके। हम पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, तो दुश्मनों ने मतलब एनिमी, अटैक कर दिया, अटैक करने को अटैक कहते हैं। किस पर, हम पर, तो पर के लिए ऑन लगा दिया, हम मतलब अस। ऐसे नहीं करते, ट्रांसलेशन मेथड का यूज मत करना, अदरवाइज बहुत गलतियां होंगी। मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बढ़िया टॉपिक आएगा दोस्तों मेन वर्ब नाम से, उस टॉपिक में बड़ी डिटेल में आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी आप कंजंक्शन पढ़ रहे हो तो कंजंक्शन को ध्यान से सुनो। तो हमने लिखा ही शुड स्टडी वेल लेस्ट ही फेल्स द एग्जाम। अब दोस्तों अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना ही होता ना, देखो इतना, ही फेल्स द एग्जाम, तो ये सेंटेंस हम सही मान लेते और हम ये कह देते कि ये जो एक्टिविटी ना, ये रेगुलर, मतलब ये रेगुलरली होती है। कोई ऐसा पर्सन है जो कभी नहीं पढ़ता और हर साल फेल हो जाता है, तो इस तरह से हम सही मान लेते। लेकिन दोस्तों इस सेंटेंस में इस कंजंक्शन की पहले लिखा हुआ है कि ही शुड स्टडी वेल, उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कोई फैक्ट नहीं है, मतलब ये कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ये वाला जो एक्शन है ना, इसको इम्पैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट नहीं है। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसके साथ एक मॉडल वर्ब यूज करनी पड़ेगी। या तो आप मॉडल वर्ब यूज कर लो, यानी कि लिख दो शुड फेल, या तो आप ऐसे लिख लो, या सिर्फ आप वर्ब की बेस फॉर्म लिख दो ओनली फेल। दोनों सिचुएशन में सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि लेस्ट के बाद या तो आपको शुड लगाना है या वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है, क्योंकि हम सजेशन दे रहे हैं ना भाई सब, कैसा करो नहीं तो ये हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे? तो लेस्ट के साथ शुड ही नहीं लगता है, लेस्ट के साथ आपको एक काम करना पड़ेगा, वर्ब की बेस फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। एक बार चेक करो दोस्तों, क्या लग रहा है, क्या ये बच्चों को समझ में आ रहा है? दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए भाई। आंसर थंब अप आ रहा है, थम्स अप, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये हो गया लेस्ट का यूज। हाँ, थम्स अप फोड़ो भाई। कितने लोग देख रहे हैं अभी इस टाइम पे, कितने लोग हैं? अच्छा, एक डिस्प्ले यहाँ लगवा देंगे ताकि कमेंट्स यहाँ पढ़ लें, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट होगा, तो और बढ़िया तरीके से पढ़ाने का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, आ जाइए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले टाइप की तरफ चल देते हैं। तो आपको लेस्ट का यूज समझा दिया मैंने, है ना। और ये नो सूनर देन मेरे ख्याल से हो गया है। दोस्तों एक बार बता दीजिए, ये नो सूनर देन मेरे ख्याल से कल ही क्लास में करवा दिया था, अगर नहीं करवाया है तो मेरे को बता दीजिए। नो सूनर देन हो गया है या नहीं हो गया है दोस्तों? चलो मैं लिख के करा देता हूँ,
नो सूनर देन देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ, एक बार पूछ लेते हैं। नो सूनर देन का कोई कमेंट आया इन बच्चों का? मैंने बोला करवा दिया है शायद, नहीं करवाया तो बताओ। यस सर, हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, मेरे ख्याल से तो हो गया है ना। चलिए ठीक है। तो फिर भी अगर देखो, एक आध सेंटेंस लिख के बता ही देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो आप समझ जाओगे, बड़ा इजी है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए एक सेंटेंस से समझना। हमने एक सेंटेंस लिखा, नो सूनर डिड दे, नो सूनर डिड दे एंटर द रूम देन द पावर कट, फुल स्टॉप। ऐसा सेंटेंस आएगा दोस्तों नो सूनर से। तो ऐसे लिखा है, नो सूनर डिड दे एंटर द रूम देन द पावर कट, कह रहा जैसे ही वो रूम के अंदर एंटर करते हैं ना, लाइट चली जाती है। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जो नो सूनर है ना, ये यहाँ पर डिग्री है, मतलब एडजेक्टिव की डिग्री है सूनर, आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन देन यूज करते हैं। ये कंजंक्शन कंपैरिजन वाला होता है। अब पेपर वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाले देन को रिप्लेस कर देता है इस वाले देन से, THEN देन से। तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दो एक्टिविटीज के बीच में। तो जब कंपैरिजन की बात हो रही है ना, तो फिर ये वाला यूज करेगा, ये नहीं यूज करेगा। ये टाइम के लिए यूज होता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। हमें पता चल गया कि सूनर है नहीं, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर आपको देन यूज करना पड़ेगा THAN वाला, इस तरह से। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों आप लोग। और जिस दिन हो सकता है कल ही हम कंजंक्शन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो कल की क्लास सभी दोस्त जरूर अटेंड करना। उसमें यह होगा कि आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस देखने को मिल जाएगी, कि जैसे हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, अब उस चैप्टर से क्या होगा कि उसी चैप्टर के जितने टाइप के जो क्वेश्चंस आते होंगे कंजंक्शन से रिलेटेड, वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो उससे ये फायदा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ आपको आया है। हाँ, और एक आध दो चार कॉन्सेप्ट ऐसे अगर हुए जो हमारे क्लास के दौरान हमसे डिस्कस नहीं हुए, हमने छोड़ दिए कहीं किसी तरह से, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, ठीक है जी। बढ़िया। आ जाइए दोस्तों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हमारा है एज सुन एज और एज वेल एज, दोनों को समझ लो एक बार। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एज वेल एज के बारे में थोड़ा सा समझा दिया था, तो जरा एक बार देख लीजिए दोस्तों। एज सुन एज जो होता है ना, ये टाइम के लिए यूज होता है। एज वेल एज ये कंपनी के लिए यूज किया जाता है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, और ये कंपेनियन के लिए होता है, कंपनी शो करने के लिए, मतलब टुगेदरनेस शो करने के लिए यूज होता है, टुगेदरनेस शो करने के लिए यूज होता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एज सून एज है ना, ये कंजंक्शन है एक्चुअली, और ये एक प्रीपोजिशन है दोस्तों, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये भी आपको पता चल गया कि एज सुन एज ए कंजंक्शन है। हालांकि एक बात और भी जान लेना, अब ये चीजें अभी अब चूंकि कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो हमें ये चीजें बताते चलेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिलती चलेगी। ध्यान रखना, ऐसे कंजंक्शन, दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे कंजंक्शन जो किसी सेंटेंस में दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हो, दोबारा सुनना, ऐसे कंजंक्शन जो किसी सेंटेंस में दो क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, और उनमें से किसी एक क्लॉज में आपको टाइम मिले, प्लेस मिले, मैनर मिले या रीजन मिले। दोबारा सुनिएगा, जब भी कोई कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है और उसके बाद वाले कंजंक्शन के बाद वाले क्लॉज में अगर आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जो टाइम, प्लेस, रीजन और मैनर को शो करे, तो आप याद रखना कि वो जो क्लॉज होगा ना, वो एक्चुअली ग्रामेटिकली प्ले कर रहा होगा एडवर्ब क्लॉज का रोल। जैसे एक सेंटेंस समझो, हमने एक सेंटेंस लिखा,
एज सून एज बी, एज सून एज द ट्रेन, ऐसे लिखो, रीच्ड न्यू दिल्ली, we got off the train. फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक क्लॉज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कंजंक्शन यूज कर लिया एज सून एज। अब यहाँ से एक क्लॉज हमारा स्टार्ट हो गया, और ये क्लॉज हमारा चलेगा कॉमा से ठीक पहले तक, इतना पार्ट। ठीक है, तो एक क्लॉज हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हुआ कि बी गॉट ऑफ द ट्रेन, वी गॉट ऑफ द ट्रेन, हम मतलब ट्रेन से उतर गए। तो अब आपने देखा कि एक क्लॉज लिखा है कि हम ट्रेन से उतर गए। अब इस ट्रेन से उतरने का टाइम क्या था, तो हमने पूछा कि कब उतरे भाई। किसी ने पूछ लिया कि व्हेन डिड यू गेट ऑफ द ट्रेन, कब उतरे ट्रेन से, तो आंसर आएगा एज सून एज द ट्रेन रीच न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, राइट। यानी कि हमारे ट्रेन से उतरने का जो एक्शन है ना, इसके लिए टाइम का काम कौन कर रहा है, ये पूरा का पूरा क्लॉज। तो दोस्तों ये जो क्लॉज है ना, एक्चुअली में ये काम कर रहा है एडवर्ब क्लॉज का। जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा ना, तो इसको भी ये डिटेल में वहां पर आपको और समझा दूंगा। ये तो मैं इसलिए आपको एडिशनली बताता चल रहा हूँ, ताकि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे 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 आप रिलेट करना सीख जाओ। क्योंकि देखना दोस्तों, इंग्लिश कहीं ना कहीं पूरी तरह से मतलब लैंग्वेज है ना यार, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। और इस वाले जो किसी भी लैंग्वेज को तो आप पढ़ेंगे, तो वहां पर रिलेटेड बहुत चीजें मिलेंगी देखने को। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो एज सुन एज है ना, वो टाइम को शो करने के लिए यूज होता है। तो हमने लिखा ना कि एज सुन एज द ट्रेन रीच न्यू दिल्ली, मतलब जैसे ही ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची हम उतर गए। तो इसका यूज हम तभी करते जब हमें ये मीनिंग करना हो, द मोमेंट का मीनिंग कन्वे करना हो, या हिंदी में जैसे ही, ज्यों ही, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी। एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई होम इट स्टार्टेड रेनिंग। सही है गलत है? जैसे ही जैसे ही मैंने क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, उसने मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एज सुन एज आई कॉन्टेक्टेड माई फ्रेंड ही डिस्कनेक्टेड माई कॉल। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से आपको यूज करना होता है एज सुन एज। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, एज सुन एज के साथ जो दो एक्शन हम कनेक्ट करते हैं ना, दो अलग अलग क्लॉजेस के, वो दोनों एक्शन का टाइम एक ही होता है, एक ही पॉइंट पर दोनों एक्शन होते हैं। मैंने बोला ना, जैसे ही मैंने उसको कॉल किया उसने डिस्कनेक्ट कर दिया। द मोमेंट आई कॉन्टेक्टेड हिम ही डिस्कनेक्टेड माई कॉल, राइट। ये ध्यान रखना आप लोग। तो अब ये एज सुन एज की कहानी इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, है ना। दूसरी बात, एज वेल एज, ये क्या होता है, टुगेदरनेस शो करने के लिए यूज होता है। कि राहुल के साथ साथ उसके दोस्त भी पार्टी में गए थे, तो हम लिखेंगे राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वेंट टू द पार्टी। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से यूज किया जाता है एज वेल एज को। मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ एज वेल एज से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। हमने लिखा, हाँ, अगले से इधर लिख देता हूँ, देखिए जरा। हमने एक सेंटेंस यहाँ लिखा, द प्लेयर्स as well as the captain have has practiced hard। एक सेंटेंस हमने ये लिखा। दूसरा सेंटेंस हमने और लिखा, the manager as well as the employees have protested, अरे भाई, protested against the owner। ये लो भाई, अब ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे मैंने। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस में आप देखोगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने में को मिल जाएगा इसी इन्हीं दो क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, अब इन दोनों सेंटेंस को आप पढ़ के देखिए। तो दोनों सेंटेंस में आप एक चीज देखेंगे
कि यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन यूज किया है, मतलब एक वर्ड यूज किया है एज वेल एज, यहाँ पर भी एज वेल एज यूज किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी कनेक्टिंग का ही काम करता है, कनेक्टर होता है ये भी एक्चुअली। लेकिन कनेक्टर की दो टाइप की क्लास होती है। कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जो सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट कर पाते हैं, एंड इनको क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं, और क्लॉजेस को भी कनेक्ट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कंजंक्शन। ठीक है। तो ये जो एज वेल एज है ना, ये सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट करता है, इसलिए एक प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन की खास बात क्या होती है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो उसकी खास बात ये होती है कि प्रीपोजिशन के पहले जो हम वर्ड लिख रहे होते हैं ना, प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड हम लिख रहे होते हैं ना दोस्तों, वो काम करता है सब्जेक्ट का। ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद जो आप वर्ड लिख रहे होते हैं ना दोस्तों, वो वर्ड प्ले करता है रोल ऑब्जेक्ट का। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसके बाद वर्ब लिखा हुआ है तो ऐसा मान लीजिए, मतलब एक प्रीपोजिशन मिल गया, उसके पहले एक वर्ड लिखा है, एक वर्ड उसके बाद में लिखा हुआ है, तो प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड लिखा है ना, वही कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि वही प्रीपोजिशन के बाद तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वो तो सब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो अगर ये सब्जेक्ट बनेगा ना, तो एक सेंटेंस का जो वर्ब है ना, इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो अगर ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब आ जाइए भैया, अब जैसे आपने देखा कि एज वेल एज लिखा हुआ है, तो आपने नोटिस करा कि एज वेल एज के पहले एक वर्ड लिखा है द प्लेयर्स, और एक लिखा है द कैप्टन। अब हमें ये बात पता है कि एज वेल एक प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है ना, तो इसके बाद लिखा गया ये वर्ड, ये तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब सब्जेक्ट का रोल प्ले कर नहीं सकता। सब्जेक्ट कौन बनेगा? द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स तो प्लूरल है, तो फिर वर्ब प्लूरल चाहिए, यानी कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैव, ये हैज गलत हो गया। तो लिखेंगे द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन हैव प्रैक्टिस्ड वेल, प्रैक्टिस्ड हार्ड। ठीक है। दूसरा देखो, एज वेल एज के पहले मैनेजर लिखा हुआ है। अब मैनेजर एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा क्योंकि पहले लिखा हुआ है, और एज वेल एज के बाद द एम्प्लॉइज जो लिखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट प्लूरल हो गया और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो वर्ब लिखना पड़ेगा सिंगुलर, तो यहाँ लिखेंगे हैज, ये हैव गलत हो गया। ओहो, गलती हो। चलिए, तो बात समझ में आई क्या? एक्साइटमेंट मतलब क्या? मतलब एक्साइटमेंट में ऐसा हो गया, सेंटेंस लिख रहा था। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि आपको ये दोनों सेंटेंस समझ में आए या नहीं आए, मतलब एज वेल एज का यूज समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हैं बच्चे? अरे आंसर दो भाई, समझ में आ रहा है या नहीं? सेकंड वाला, ये वाला, द प्लेयर्स द मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉइज। चलो बता देते हैं अभी, और बाकी लोग कुछ नहीं, आंसर ही नहीं कर रहे। अरे आंसर करा करो यार। गॉट इट, वेरी गुड। कनेक्टेड रहा करो, कनेक्टेड रहोगे तो फिर पढ़ने पढ़ाने का दोनों का मजा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। सेकेंड सेंटेंस को एक बार फिर से समझ लो, और सेकेंड सेंटेंस समझने से पहले मैं आपको एक पूरा ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे ये सारे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपसे। देखिए दोस्तों, ये कुछ वर्ड्स है आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, हमेशा काम आएंगे। ये वाले वर्ड्स का ध्यान रखना आप लोग,